गर्मियों की छुट्टियां थी और दिल्ली की उमस भरी गर्मी से राहत पाने के लिए 5 दोस्त अयान, कबीर, स्नेहा, पूजा और राघव एक सुनसान पहाड़ी जगह पर जाने का प्लान बना चुके थे। ये लोग आमतौर पर बीच या हिल स्टेशन जाते थे, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। अयान को इंटरनेट पर उत्तराखंड के एक वीरान गांव सप्त गांव के पास एक पुराना ब्रिटिश कालीन कॉटेज मिला था, रुद्र विला, जो अब लोगों की यादों और डरावनी कहानियों में ही रह गया था। कॉलेज में हॉरर फिल्में और अंधविश्वासों पर खूब चर्चा होती थी। राघव हमेशा कहता था, डर तो बस दिमाग का खेल है, बाकी सब भी हंसते और मजाक उड़ाते। लेकिन इस बार जो अनुभव उनके इंतज़ार में था, उसने उनकी हंसी को ऐसी चीखों में बदल दिया जिसे ना तो कोई भूल पाया, ना ही कोई समझ सका। वे दिल्ली से अपनी एसयूवी में निकले, गूगल मैप के जरिए। सफ़र शुरू में बड़ा मज़ेदार था, गानों और रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी झीलें, घने जंगलों और झरनों के साथ। लेकिन जैसे जैसे वे सप्तगांव के करीब पहुँचे, मौसम अजीब तरीके से बदलने लगा। दोपहर होते होते अचानक अंधेरा छा गया। बादल इतने नीचे आ गए जैसे आसमान खुद जमीन से टकरा रहा हो। ठंडी हवाएं चलने लगी और आसपास का हर पेड़ जैसे कानाफूसी कर रहा हो। जब उन्होंने गांव के पास रुककर लोगों से रास्ता पूछा, तो वहाँ के बूढ़े बुजुर्गों ने साफ मना कर दिया। उस विला में कुछ है, जो भी गया वापस नहीं आया। वहाँ अब इंसान नहीं रहते, बस परछाइयाँ हैं। लेकिन राघव और अयान ने इसे डराने की कोशिश समझा और मजाक उड़ाया। जैसे ही वे रुद्रविला पहुँचे, मौसम पूरी तरह बदल चुका था। आकाश में एक भी चिड़िया नहीं थी। कॉटेज दूर से ही खौफनाक लग रहा था। दीवारें काली, लकड़ी की खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजे के ऊपर पुराने ज़माने की घंटियां टंगी थी, जो हवा में बिना वजह बज रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसमें सड़े हुए मांस की बदबू थी। अंदर घुसते ही सबका मन भारी होने लगा। वहाँ एक अलग ही सन्नाटा था, जो ना तो बाहर की हवाओं से आता था और ना ही किसी जीवित चीज़ से। दीवारों पर पुराने धुंधले चित्र थे। किसी ज़माने में वहाँ एक अंग्रेज़ परिवार रहा करता था, लेकिन हर तस्वीर की आंखों पर खड़ोंच के निशान थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें कुड़ेद दिया हो। रात का खाना किसी ने ठीक से नहीं खाया। सबके मन में अनजाना डर समा चुका था। सोने से पहले पूजा ने एक अजीब बात कही, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। सब ने इसे अनदेखा किया, लेकिन जैसे ही सब सो गए, स्नेहा को लगा कि कोई उसकी चोटी खींच रहा है। वह डर के मारे चीख पड़ी। कमरे में लाइट जली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगली सुबह सबका मूड भारी था। अयान ने बाहर जाकर कार स्टार्ट करना चाहा, लेकिन गाड़ी ने चलने से इनकार कर दिया। मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह गायब था। ये सब देखकर कबीर को पहली बार शक हुआ, शायद कुछ गड़बड़ है। उन्होंने सोचा एक दिन और रुककर सुबह निकलेंगे, लेकिन तब तक कुछ ऐसा हो चुका था जो कोई सोच भी नहीं सकता था। रात को राघव ने सपना देखा, एक औरत जिसका चेहरा अध जला था, बालों में से खून टपक रहा था और उसकी आंखें कोयले की तरह काली थी। वह राघव की छाती पर बैठकर बोल रही थी, तुम सब मेरे हो, मेरे बनकर रहोगे। राघव ने चीखते हुए आंखें खोली, लेकिन उसकी सांसें उखड़ रही थी। बाकी सब उसके पास भागे। उसके शरीर पर खरोंचों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से उसे काटा हो। सुबह होते ही राघव ने कॉटेज छोड़ने की जिद की, लेकिन जब वो बाहर निकले तो मौसम अचानक बदल गया। धुंध इतनी गहरी हो चुकी थी कि 5 मीटर दूर कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तभी पूजा की चीख सुनाई दी। सब दौड़े, लेकिन पूजा अपने कमरे में नहीं थी। वहाँ सिर्फ उसके एक बालों की लट पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, मैं वापस नहीं जाऊंगी, उसने बुला लिया है। अब बात
मजाक से बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अयान ने जंगल की तरफ भागने का फैसला किया ताकि गांव पहुंचा जा सके, लेकिन हर रास्ता वापस उसी कॉटेज की ओर आ रहा था। जैसे पूरा जंगल घूमकर उसे एक बिंदु पर आ जाता था, जैसे वो जगह असली दुनिया से अलग कोई भूल भुलैया हो। अब बारिश स्नेहा की थी। रात को सबने तय किया कि एक साथ सोएंगे, लेकिन आधी रात को अचानक दरवाज़ा खुला और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। कमरे में रखा आईना अपने आप हिलने लगा। आईने में किसी औरत की परछाई थी, स्नेहा की नहीं। वह परछाई मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कान धीरे धीरे चीख में बदल गई। जैसे ही सबने देखा, स्नेहा का शरीर हवा में उठ गया और सीधा कमरे की दीवार से टकराया। उसकी गर्दन टूट गई। अब बस 3 लोग बचे थे, अयान, कबीर और बुरी हालत में पड़ा राघव। उन्होंने सुबह तक जागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए, कमरे की लाइटें झपकने लगी और दीवारें खून से लिखने लगी। अब तुम बचे नहीं रहोगे। तभी राघव के मुंह से काला धुआं निकला और उसकी आंखें पलट गईं। वह अयान की ओर देखकर बोला, वो आ रही है, अब तुम भी जाओगे। कबीर ने डर के मारे खिड़की से छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह कूदने वाला था, किसी अदृश्य ताकत ने उसे पीछे खींच लिया। उसका सिर दीवार से टकराया और उसकी खोपड़ी फट गई। अब सिर्फ अयान बचा था। पूरी रात उसने खुद को एक कमरे में बंद रखा। सुबह होने पर उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर अब वह कॉटेज नहीं था। सब कुछ बदल चुका था। वही कमरा, वही दीवारें, लेकिन हर दीवार पर खून से उसके दोस्तों के नाम लिखे थे। फर्श पर एक नोट पड़ा था, हर साल कोई आता है और हर साल कोई नया हमसे जुड़ता है। अब तुम भी यहीं रहोगे, हमारी तरह, हमेशा के लिए। अयान की लाश कभी नहीं मिली, लेकिन जो लोग सप्त गांव के पास से गुजरते हैं, उन्हें हर गर्मी के मौसम में उस पहाड़ी से किसी के चीखने की आवाज़ें आती हैं। कुछ हंसने की, कुछ रोने की और कुछ बस एक ही बात दोहराते हुए, हम वापस नहीं जा पाए। और रुद्रविला आज भी वहाँ है, वीरान, टूटा फूटा, लेकिन हर गर्मी के मौसम में वहाँ एक कार रुकती है। कुछ हंसते खेलते नौजवान आते हैं और फिर कभी नहीं लौटते। कहते हैं आत्माएं जो अधूरी रह जाती है, वो नए शरीर ढूंढती है, और गर्मियों की छुट्टियाँ बस बहाना है। आखिरी बार सोच लेना, अगर कभी तुम्हें भी ऐसा कॉटेज मिले जहाँ लिखा हो सावधानी से आए, तो शायद तुम अगला शिकार हो। धन्यवाद।